जहां जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, उसी लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अब की बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद। अब वहां पर शारदा मंदिर जो बनाया गया था, वहां पर पहली दफा नवरात्रि की पूजा परफॉर्म की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1992 में चैलेंज दिया गया था कि अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाएं। और आज 31 साल के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। तिरंगा तो तिरंगा, आज वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कश्मीर में हनुमान जी का पदार्पण हो गया, वो भी नवरात्रि में। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे आप कह रहे हैं अब शुरू हुई, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे रहते हैं, ठीक है, तो पहले से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम में या मुसलमानों में किसी की इबादतगाह को कभी ना नुकसान पहुंचाने का सोच है, ठीक है। बल्कि नबी पाक के दौर में तो गैर मुस्लिमों को इजाजत थी कि हमारी मसाजिद में आके इबादत करते थी। पाकिस्तानी फौज इजराइल से लड़ने जा रही है। दफ्तर खारजा का अहम बयान सामने आ गया है। फलस्तीनी 2 टांगों वाले दरिंदे हैं। ये मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूं कि क्या होता रहा है। फलस्तीनी ग्रास हुपर यानी टिड्डियां हैं और इन्हें तबाह करना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा एक समय अच्छा था नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले की कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि 1992 में नरेंद्र मोदी को यह भी चैलेंज दिया गया था कि अगर आपने माँ का दूध पिया है तो लाल चौक पे आके तिरंगा फहराओ। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उस समय भी जाकर के कश्मीर में तिरंगा फहराया था। और जब नरेंद्र मोदी का शासन आया तो वहाँ पर लाल चौक का काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया गया। और उसी की ताजा मिसाल यह है कि अब लाल चौक पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है नवरात्र में। वहीं दूसरी तरफ शारदा टेम्पल जो कि एलओसी पे है, जहां पर शारदा टेम्पल में आजादी के बाद पहली बार नवरात्र में दुर्गा जी की पूजा हुई। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे रहते हैं, ठीक है, तो पहले से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम में या मुसलमानों में किसी की इबादतगाह को कभी ना नुकसान पहुंचाने का सोच है, ठीक है। बल्कि नबी पाक के दौर में तो गैर मुस्लिमों को इजाजत थी कि हमारी मसाजिद में आके इबादत करते थे। ये एक कल्चर है, इस्लाम का ट्रू मैसेज तो यही है, ठीक है। कुछ एक्सट्रीमिज्म की वजह से अगर कहीं को रुक जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ये सारा इधर वाला कश्मीर, उधर वाला कश्मीर, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर लाइन अपनी जगह पे रहें, और ये रहनी है, ये सारी दुनिया में है। लेकिन जिस तरह यूरोप ने मिलजुल के वीजे की पॉलिसीज को नरम कर दिया, एक मुल्क में जाएं तो 15-20 मुल्क, इस तरह हमारी तमाम रियासतों में जो इर्द गिर्द है सार्क के अंदर सब में आना जाना चाहिए, सब में दोस्ती और भाईचारे की कैफियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर अब एक और सवाल बनता है कि कश्मीर के अंदर तो हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे। पाकिस्तान के आजाद कश्मीर की बात करते हैं, हमें एक हिंदू देखने को नहीं मिलता और मंदिरों पर ताले लगे हुए थे। क्या कहते हैं आप? गुड क्वेश्चन। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हालांकि आपकी बात मुझे समझ आ गई कि 2 हिस्से पार्ट हुए, तो हर तरफ दोनों तीनों मज़ाहिब होने चाहिए थे। इधर से क्यों गायब हो गए? इस सोसाइटी में भी आप देखें कुछ अर्सा पहले जब जमहूरियत थी तो इसमें कुछ जात का एक पीरियड आया, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस वजह से यहाँ से फिर गायब हो गया वो जो कल्चर था हार्मनी का, भाईचारे का, वो उस वजह से शायद जहाँ पे जो आप समझते हो कि तमाम मज़ाहिब के लोग नहीं थे। वैसे बीइंग हमारे लॉ, हमारे अब के हुक्मरान या बाकी या पीछे सब हमारा एक कल्चर, वो कभी किसी को नहीं कहता कि वो इबादत ना हो सके या दूसरे मज़ाहिब के ना रहें। यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, बाकी सिंध में भी है, हिंदू भी है, कुछ जगह पे मसाइल जरूर हैं, लेकिन बीइंग सोसाइटी, बीइंग मुस्लिम, हमारी कभी ये सोच नहीं है कि किसी को नुकसान हो या कोई इबादतगाह बंद हो। ये हमारी सोच नहीं है। इंडिया सेट टू बी 4th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर बाय 2030। एक और रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है जो ये बता रही है कि इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री बनने लगा है कि जो ट्रैवल पर सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। ट्रैवल पर खर्चा करने वाला सबसे बड़ा चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर 2030 तक जो कंट्री है वो है इंडिया।
अब इसकी कुछ डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने कितना स्पेंड किया है और 4th नंबर पर ग्लोबल लिस्ट में ये कैसे पहुंचा। और आपको ये भी बताएं कि ये हमारी लिस्ट नहीं है, ये आपकी लिस्ट नहीं है, ये जहां से ये लिस्ट जारी की गई है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है और वो है Booking.com। अब Booking.com को अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि Booking.com एक ऐसी कंपनी है कि जहां पे दुनिया भर के ट्रैवलर्स वहां पर जाने से पहले कहीं पर भी जब उन्होंने जाना होता है तो वो Booking.com पर अपनी बुकिंग करवाते हैं। और पहले से जो है जहां पर आप उन्होंने घर लेना है, कुछ भी करना है, मेरा ख्याल है हर कोई जो है वो जानता है इस बारे में कि Booking.com, बल्कि मैं इसको अगर आपको डिटेल्स बताऊं, Booking.com is one of the largest online travel agencies. It is headquartered in Amsterdam और ये जो है ये पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स के लिए जो है ये बुकिंग्स करती है और इंतजाम करती है। तो यहाँ से ये रिपोर्ट शाया हुई है Booking.com एंड मैकेंजी की, ये रिपोर्ट है जो आपके सामने मैं इस वक्त पेश कर रही हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। जनाब, इसमें ये है कि यानी आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे। मैं खुद हैरान रह गई कि वाकई ये इतना एक स्पेंड किया है इंडिया ने। और कहा ही जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान पिछले कुछ ईयर्स में जितना स्पेंड कर डाला है, तो इंडिया ने अपने आप को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर 4th लार्जेस्ट कंट्री वो बना दिया। यानी अभी तो हम बात कर रहे थे कल तक के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अब 4th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया बनने लगा है ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडिंग में। और इसमें यह है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 4th लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर ऑन ट्रैवल बाय 2030 और इसमें जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं टू रीच $410 बिलियन, $410 बिलियन तक उनका खर्चा जो वो स्पेंड करते हैं वो पहुंचने वाला है। द कंट्रीज ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो कहा जा रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी आफ्टर पेंडेमिक, खास तौर पर जब ये जो कोविड का दौर रहा, इस दौरान ट्रैवल्स आपको पता है बंद हो गए थे और पूरी दुनिया की फ्लाइट्स बंद हो गई थी। जो कुछ हुआ तो उस दौरान ट्रैवल बहुत कम हो गया है। इंडिया में भी जो है वहां से लोग बहुत कम जो है उन्होंने ट्रैवल किया और अब जो है उसके बाद फिर जब ये ट्रैवल शुरू हुआ तो बहुत ट्रैवल हुआ। और खास तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसी गोल्डन एज, ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया की ट्रैवलिंग में गोल्डन एज है, गोल्डन इरा है कि इंडिया तरक्की में वहां पर पहुंचा है कि उसके वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने ट्रैवल्स इतना करते हैं कि उस पर इतना स्पेंड करते हैं कि 4th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया इसमें बनने लगा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ए रिपोर्ट टाइटल, जो इसका रिपोर्ट का टाइटल है वो है हाउ इंडिया ट्रेवल्स और इसमें ये बताया गया है कि ये गोल्डन एज है और एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 5 बिलियन ट्रिप्स एनुअली बाय 2030। 5 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट होंगे, इतने ट्रिप्स लगाए हैं इंडियन कॉम ने, इंडियन नेशन ने बाहर के।